Good morning students. Today we are going to be start the lecture number 3 unit number 2 that is the solution। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एज वेल एज द राउल्स लॉ। In this lecture first we'll discuss about the vapor pressure. What is the vapor pressure? We'll just elaborate in a very detailed way with the help of evaporation. Then we'll discuss about the factors affecting the vapor pressure. Then we'll just discuss about the vapor pressure of solution, and in that we'll just see that vapor pressure of solution will always be less than the vapor pressure of solvent. Then we'll just discuss about the Raoult's law. What is it? Mathematically, if we'll say that it is the quantitative relationship between the vapor pressure as well as the mole fraction of the component of the solution. So all these things going to be detailed today in this lecture. So first of all we'll just start with vapor pressure. वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमने मान रखा कि एक कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर वी हैव जस्ट टेकन अ वन लिक्विड, और एक ऐसा लिक्विड है, इट इज अ प्योर लिक्विड। इस प्योर लिक्विड के अंदर देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दैट इज वन इज जस्ट सरफेस मॉलिक्यूल, अंदर वन इज बल्क मॉलिक्यूल। यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स and these are bulk molecule। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर होते हैं उनके ऊपर एक कोहेसिव फोर्स डाउन साइड लगा होता है। हम लोग को पता है कि एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। So this surface molecule will be attracted downside with the cohesive force, while this molecule, bulk molecule, will experience the cohesive force equally in all direction। यानी surface molecule के ऊपर unequal force लगा होता है और bulk molecule के ऊपर जो है balanced force लगा होता है, और जिसकी वजह से सरफेस मॉलिक्यूल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, सरफेस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अधिक होती है। एंड ड्यू टू दिस हाई काइनेटिक एनर्जी ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है ये ओपन स्पेस में आ जाता है। क्या होता है? ओपन स्पेस में आ जाता है, और इस घटना को, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस और द फेनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर मॉलिक्यूल बोलेंगे, वेपर्स बोलेंगे। So evaporation is a kind of the phenomena in which the liquid molecule converted into the vapor या converted into the gaseous state. This process is called as evaporation। और इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है ये स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन यदि इस कंटेनर को हम लोग क्या कर दें? क्लोज कर दें। क्या करें? क्लोज करें
क्लोज कंटेनर लें, क्लोज्ड वेसल लें, तो होगा क्या कि ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल जो स्पेस में कलेक्टेड हैं, ये वेपर्स मॉलिक्यूल जो स्पेस में कलेक्टेड हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे, इनके बीच में कोलिजन होगा और इनकी जो हाई काइनेटिक एनर्जी थी ये अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करेंगे और लूज़ करके दे विल जस्ट अगेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। तो जब कभी भी प्रोसेस क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही होती है तो उस समय दो घटनाएं साइमल्टेनियसली चलती है। एक वो घटना जिसके अंदर लिक्विड जो मॉलिक्यूल हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, या इसको क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। एट द सेम टाइम these vapors molecule will collide to each other and convert into liquid state again, and this process is called as the condensation. कंडेंसेशन शुरुआत में इवोपरेशन की जो रेट होगी वो हाई होगी, कंडेंसेशन की जो रेट होगी वो कम होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोसेस प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन विल डिक्रीज, रेट ऑफ कंडेंसेशन विल इंक्रीज। और चूँकि फिनोमेना प्रोसेस क्या हो रही है, एक क्लोज कंटेनर के अंदर हो रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उनके बीच में उनकी जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। 11th क्लास में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम की कि इफ़ एनी प्रोसेस और phenomena occurring into the closed system, closed container, so when the rate will equal to each other, then this process, this step या this point, this state is called as the equilibrium state। तो वही घटना डियर सोल्जर्स यहाँ पे भी होगी। चूँकि इवोपरेशन की घटना क्लोज कंटेनर में हो रही है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन will equal to rate of evaporation, rate of evaporation। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल हैं दे विल जस्ट एक्सर्ट द प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस, और इसी एक्सर्टेड प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। तो यदि वेपर प्रेशर को हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स मॉलिक्यूल ओवर द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर हमेशा डेवलप किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए what the essential criteria it should be, the container it should be closed। तो कभी भी वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है ये हमको ओपन वेसल में नहीं लेना है, ओपन वेसल में नहीं लेना है। ऑलवेज द वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट इट शुड बी इनटू क्लोज्ड कंटेनर या इनटू क्लोज्ड वेसल। तो यहाँ तक हमको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। व्हाट विल डिस्कस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तब तक आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाइए आगे फेयर बनाने के लिए। और नाउ विल जस्ट पुट वन हेडिंग एंड दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो डियर सोल्जर्स, आप एक हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को क्या अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट नहीं करता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि ये जो वेपर प्रेशर है साइज
एंड शेप ऑफ वेसल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द वेपर प्रेशर of a liquid doesn't depends upon the size and shape of vessel। साइज यदि बड़ा है, कुछ लोग सोल्जर्स कहेंगे कि सर यदि वेसल का साइज बड़ा है तो उसकी जो एरिया होगी क्या होगी, अधिक होगी और रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन नहीं, ये रेट ऑफ इवापोरेशन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर यानी प्रेशर क्या है, रेट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेंस रहेगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। तो वेपर प्रेशर साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या है, रेट ऑफ, दूसरा है हमारे पास, दूसरा फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ लिक्विड। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। याद कीजिए 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, दूसरा है डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, DID कह सकते हैं, और चौथा है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These 4 types of interaction we have studied into the 11th class। So मॉलिक्यूल के बीच में यदि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो इवापोरेशन की रेट क्या होगी, अधिक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनने की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। बोलो बात समझ में आती है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल प्रेजेंट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे H2O वाटर, इथेनॉल एंड बेंजीन। वी हैव द 3 डिफरेंट लिक्विड्स। अब इसमें सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटर वेपर प्रेशर, या वी कैन से अरेंज दीज लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को जस्ट फोकस करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। सो व्हाट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन वाटर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। What kind of force present in ethanol? Hydrogen bonding. What kind of force present here in a benzene? That is we can say dispersion forces. Dispersal forces. Okay. तो ध्यान दीजिए डियर सोल्जर्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे डिस्पर्सल फोर्सेस। ऑर्डर हम लोगों का क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अधिक है, स्ट्रेंथ अधिक है। तो स्ट्रेंथ अधिक होने की वजह से ये इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल कम से कम वेपर फेज में जाएंगे, उनके अंदर कम से कम जो है इवापोरेशन की घटना होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो सरफेस मॉलिक्यूल की होगी वो क्या होगी, कम होगी। बोलो बात समझ में आती है, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर एंड इथेनॉल। अब बात आती है कि वाटर और इथेनॉल में किसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, अधिक होंगे, उनका जो है जो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे,
जिनका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा उसका वेपर प्रेशर अधिक, और जिसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका कम। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि इथेनॉल मॉलिक्यूल ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेपर प्रेशर इन केस ऑफ द डिफरेंट लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल है C2H5OH, दैट इज CH2OH ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं, एंड हियर इट इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लाइकॉल है। ये क्या है? इथेनॉल है। अब बताइए किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा? तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे देखिए ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, और ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बना सकता है, ये जो है 2 बना सकता है, और ये 1 बना सकता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो इसका जो है वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। वेरी गुड। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है? इसमें कम है। तो बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको हम लोग फॉर्मुलाइज क्या कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वेपर प्रेशर, एक फार्मूला बना लीजिए, वेपर प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। अगला जो फैक्टर हम लोग बात करेंगे दैट इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर यदि अधिक है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? अधिक होगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रेटर द टेम्परेचर, या बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज, हेंस द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के केस में 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे। एक के अंदर वोलेटाइल लिक्विड होगा और दूसरे के अंदर क्या होगा? नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा। तो ध्यान से देखते हैं अभी, तब तक आप इतना फेयर बनाइए। नाउ डियर सोल्जर्स, विल डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होता है। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हमेशा हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में 2 कंडीशन एराइज होती है। हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो ये कि जो सॉल्वेंट होगा हमेशा कैसा होगा? इनटू लिक्विड स्टेट। बोलो बात समझ में आती है? लेकिन जो सॉल्यूट होगा वो उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो 2 हो सकती है। या तो वो लिक्विड स्टेट में हो, जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। या फिर दूसरा जो है जो सॉल्यूट जो है वो क्या हो सकता है? सॉलिड स्टेट में हो सकता है, यानी सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। यदि इसको हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो इथेनॉल इनटू वाटर, इथेनॉल इनटू वाटर,
इसके अंदर जो हम लोग कैटेगरी डिस्कस कर सकते हैं वो ग्लूकोज इनटू वाटर, सुक्रोज इनटू वाटर, यूरिया इनटू वाटर, NaCl इनटू वाटर। तो दीज आर द सच काइंड ऑफ द सॉल्यूशन, सेकेंड कैटेगरी। अब इस बात को ध्यान देना है कि यदि हमारा जो है कंपोनेंट क्या है, लिक्विड स्टेट में है, इफ द कंपोनेंट आइदर द सोल्यूट और द सॉल्वेंट इज जस्ट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो हमेशा वो कैसा होगा, वोलाटाइल होगा। कैसा होगा, वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब क्या है डियर सोल्जर, दैट इज हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन अ वेपर फेज। वोलाटाइल इन नेचर का मतलब क्या, टेंडेंसी हैज टू कन्वर्ट इन अ वेपर फेज। तो यदि यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है तो वो कैसा होगा, वोलाटाइल होगा, और यदि वो सॉलिड स्टेट में है तो कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, यानी दैट विल नॉट बी हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन अ वेपर फेज। तो इस दो टाइप के सोल्यूशन के बेस पे हम लोगों को डिस्कस करना है प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ solute, that is volatile solute as well as non volatile solute। लेकिन इसके पहले हम लोग एक छोटा सा लॉ पढ़ेंगे एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज द राउल्स लॉ। तो स्टेट विथ मी टू अंडरस्टैंड द राउल्स लॉ। तो आइए समझते हैं डियर सोल्जर्स, राउल्स लॉ क्या है। So Raoult's law is just given by scientist Raoult, and he tried to make the quantitative relationship between the partial vapor pressure of the component in solution and their mole fraction। राउल्ट्स ने क्या बताया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सम वेपर प्रेशर विल बी ऑफ द कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सम वेपर प्रेशर विल बी ऑफ द कंपोनेंट सोल्यूट इन केस ऑफ इफ बोथ आर वोलाटाइल इन नेचर। तो उन्होंने एक क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप किया किसके बीच में, बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एज वेल एज द पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय देम। और उन्होंने क्या बताया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन, यानी यदि हम यहाँ पे कहें सो दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और X क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में राउल्ट्स लॉ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट A और सोल्यूट B, और जब इनको हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, AB से। तो यदि इस प्योर स्टेट में, इसके प्योर स्टेट में A के सॉल्वेंट के यदि इसके वेपर प्रेशर क्या हो, P0A, या इसको कुछ लोग P0A भी कहते हैं। P0A या P0A का मतलब क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट A इनटू इट्स प्योर स्टेट, यानी इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, यानी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। इसी तरीके से ये जो है सोल्यूट है, कंपोनेंट B है, और यदि मैं इसको वेपर प्रेशर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा इसका, P0B। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA होगा, और प्रेशर क्या होगा, PB होगा। क्यों, PA और PB क्या है, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर हैं। PA और PB क्या हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर हैं। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इनटू द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A।
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पीबी क्या है, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इनटू द सॉल्यूशन। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी। तो ये है क्या, राउल्स लॉ। अब ये जो राउल्स लॉ है ये 2 टाइप्स के सोल्यूशन के लिए होगा, यानी एक के अंदर वोलाटाइल सोल्यूट होगा और दूसरे के अंदर क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा। तो माय डियर सोल्जर्स एक हेडिंग आप लगा लीजिए, वेपर राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। Now dear soldiers, we shall see the Raoult's law for the volatile solute। और volatile solute का मतलब क्या हुआ कि जो solute है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि Raoult's law for liquid liquid solution। और इस केस में सॉल्वेंट देखिए ये है A है और सोल्यूट क्या है, B है। दोनों का जो स्टेट है वो कैसा है, लिक्विड स्टेट है। और यदि यहाँ पे मैं प्योर स्टेट में यदि हम लोग बात करें तो सॉल्वेंट A के लिए जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में क्या होगा, P0A। और सोल्यूट B का जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0B। और इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट A का कितना है, PA है, और कंपोनेंट B का कितना है, PB है। ठीक है। और इस केस में इस सॉल्यूशन के अंदर मान के चलिए कि A का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, XA है, और B का मोल फ्रैक्शन कितना है, XB है। तो राउल्ट्स लॉ को यदि हम लोग अप्लाई करें तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, यानी दिस पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यदि हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, PA विल इक्वल टू P0A इंटू XA। इसी तरीके से कंपोनेंट B के लिए, सोल्यूट के लिए यदि हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करें तो डायरेक्टली वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और इसे ही इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करें, सो दिस विल बी PB इक्वल टू P0B इंटू द XB। यदि हम टोटल प्रेशर लगाएं, टोटल प्रेशर सोल्यूशन का यदि हम लोग डिटरमाइन करें तो कितना हो जाएगा डियर सोल्जर, दैट इज प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, PS प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ही कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। यदि इस P और PB की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, P0A XA प्लस P0B इंटू XB। दिस इज कॉल्ड एज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, ये राउल्ट्स लॉ नहीं है, ये क्या है, ये जो सेक्शन है, ये जो पोर्शन है, ये राउल्ट्स लॉ नहीं, ये क्या है, डाल्टन्स लॉ है। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। व्हाट इज दिस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट किस फॉर्म में है, गैसियस बिहेव करता है, गैस के फॉर्म में बिहेव करता है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है टोटल प्रेशर के जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। सो दिस पोर्शन इज द डाल्टन्स लॉ, जबकि ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द राउल्ट्स लॉ। तो वोलाटाइल सोल्यूट के लिए यदि हम बात करें, यदि दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वेपराइजेबल हैं, वोलाटाइल हैं, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा इट विल बी द टोटल सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द component. Now we'll discuss about the Raoult's law for non-volatile solute. तो चलिए डियर सोल्जर्स सीखते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब क्या हुआ
कि जो सॉल्यूट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि राउल्स लॉ फॉर सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट ए है, ये जो वोलाटाइल नेचर में है, वोलाटाइल है, जबकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। तो इस लिक्विड स्टेट के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है इन प्योर स्टेट कितना है, P0A, सपोज कर रखा है कितना है, P0A। और जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में सॉल्यूट का है P0B, वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। वेरी गुड। तो यदि हम इस सॉलिड सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दें लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा क्रिएटेड होगा वो किसके द्वारा होगा, ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट ए, यानी सॉल्वेंट की वजह से होगा, जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में है, जो कि क्या है, वोलाटाइल इन नेचर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए। तो यदि PS को हम लोग इलाबोरेट करें सो वी कैन राइट डाउन P0A इंटू XA। XA क्या है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए। तो यदि इसको मैथमेटिकली यदि हम लोग इलाबोरेट करें तो क्या होगा डियर सोल्जर, PS विल इक्वल टू PA, दिस PA कैन बी राइट डाउन एज P0A इंटू XA। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट A, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट A इंटू द सोल्यूशन। यदि हमको ये पता है, मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा हमारे वीडियो लेक्चर पहले वाले में, तो हम लोग ये जानते हैं कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी इन केस ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल गिव द वैल्यू 1। तो यदि हम लोग XA को लिखना चाहें सो XA कैन बी राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ B। XA क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस XB। वेरी गुड। तो यहाँ पे वैल्यू यदि हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा, P0A इंटू 1 माइनस XB, यानी इट कैन बी राइट डाउन P0A माइनस P0A इंटू XB एंड दिस इज व्हाट वी कैन से PS। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसको यदि हम लोग इस साइड लेके आए तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वी कैन जस्ट इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा P0A XB इक्वल टू P0A माइनस PS, यानी P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ठीक है, तो आई कैन बी राइट डाउन दिस वन, XB इज इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन केस ऑफ राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, in case of Raoult's law for non-volatile solute। देखिए ध्यान से, that is XB इक्वल टू P0A माइनस PS अपॉन P0A। इस पर्टिकुलर टर्म को, इतने पोर्शन को क्या कहते हैं डियर सोल्जर, दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमेशा अधिक होता है एज केस ऑफ एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को यदि कोरिलेट कर दें वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो दिस ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम लोग क्या कहते हैं, RLVP। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज स्टेटेड दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, लिख लेंगे
हेडिंग में इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बोलो बात समझ में आती है? तो ये है आपका राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आज के लिए इतना ही माय डियर सोल्जर्स। आप जो है 1 बाय 1 असाइनमेंट को फेयर कॉपी पे बनाते रहेंगे। अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में वो समझ में आता है। और एक बात मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ कि बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, सिलेबस ऑलरेडी बोर्ड ने जो है रिलीज़ कर दिया है और जो है कि हमको तैयारी करना ही करना है, बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही देना है। बहुत स्टूडेंट, बहुत सारे सोल्जर्स अभी भी जो है कि अवेयर नहीं हुए हैं, अभी भी जो है अटेंटिव नहीं हुए हैं। तो उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो है कि पढ़ाई को शुरू कर दें। और आज जो है यहीं पे आज जो हम लोगों ने क्या सीखा, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, और साथ साथ में वेपर प्रेशर हम लोगों ने सीखा, प्योर सॉल्वेंट के लिए सीखा, सॉल्यूशन के लिए सीखा, और राउल्स लॉ देखा कि राउल्स लॉ एक्चुअली में क्या होता है। राउल्स लॉ इज जस्ट फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ फॉर द वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वी आर स्टॉपिंग टुडे हियर। आई होप दैट यू विल कैरी योर स्टडी इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। बाय बाय।